हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर अपना चल रहा था उस चैप्टर का 4th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ का। अनफॉर्चुनेटली लास्ट लेक्चर में ही करना था, लेकिन मैंने जैसा कि पहले आपसे कहा कि कोशिश ये होती है कि पहले हम आपका बेसिक्स क्लियर करें। तो सिंबल क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सब के डिस्कशन में कल का जो लेक्चर था वो पूरा टाइम उसमें चला गया। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं यहां से। तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ, देखिए ओम्स लॉ जानने से पहले मैंने आपसे कहा था कि उसके सर्किट डायग्राम को जानना जरूरी है, जिसका कि डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया है। अगर किसी ने बिल्कुल यही लेक्चर ज्वाइन किया है तो जस्ट दे थर्ड का लेक्चर हो एक बार देख ले, जिसमें कि मैंने बताया कि कैसे एमीटर कैसे वोल्ट मीटर हम यूज करते हैं, तो यहां पे दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ओम्स ने क्या किया था, चलते हैं और क्या इनका लॉ है, किस तरह से काम करता है, वर्किंग क्या है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल नए हैं तो कर दीजिए, और अगर आप पहले से देख रहे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा ये मोरल अपना बना रहता है कि हाँ चलिए हम कर रहे हैं तो हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है लगातार, ये भी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ओम्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक रजिस्टर लिया। ये जो रजिस्टर है इसको आर एल से डिनोट करते हैं। आर एल मीन समझ रहे हो, लोड रजिस्टर। कल हमने बताया ना लोड, लोड का मतलब ये नहीं है कि हमने 5 kg 10 kg 20 kg लोड उठा के ऊपर रख दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। लोड का मतलब कल मैंने बताया था कि जैसे सिंपल एग्जांपल भी आपको दिया था, याद भी होगा आपको, कि जैसे कहते हैं घर वाले ना भाई इस बार तो आपने कहा कि हर बार बिल हमारा 5000 आता था, यार इस बार 8000 कहां से आ गया। यूनिट भी आपने देखा तो जितना हर मंथ का आपका यूनिट होता है, एक सिंपल एग्जांपल है, यूनिट भी यार सेम है, सब कुछ सेम है, बिल क्यों ज्यादा है। तो आपको जो मीटर रीडर है वो बताते हैं कि इसलिए ज्यादा है कि ओवरलोड की पेनाल्टी लगी हुई है आप पे। आप कहोगे ओवरलोड कैसे, तो कहते हैं देखो भाई आपका कनेक्शन 3 किलोवाट का था और आपने 5 किलोवाट तक यूज कर लिया। लोड, लोड इन द सेंस जो पावर कंज्यूमशन है वो जितना है उससे आपने ज्यादा यूज किया है। तो यहाँ लोड का मतलब है बल्ब, फैन, ट्यूब, एसी, जो भी आपके डिवाइस है उनको हम कहते हैं लोड। ठीक है, अब वो डिवाइस ना बना के हम क्या मान लेते हैं, आर एल, लोड रजिस्टर। भाई जो भी डिवाइस है उनका रेजिस्टेंस तो होगा, ठीक है, तो उसको हम डिनोट करते हैं आर एल से। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसमें क्या होता है बेटा, एमीटर एक होता है। एमीटर का काम क्या है कि एमीटर हमेशा हम कहां लगाते हैं, सीरीज में, कल डिस्कस किया था। इसका रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और एक होता है वोल्ट मीटर जो हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में, इसके बारे में भी कल हमने डिस्कस किया था। और इसको हमने क्या किया, यहां से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इस बैटरी को वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया और इसको यहां पे की से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें जो रीडिंग लेते हैं, जो भी रीडिंग लेते हैं, एक चीज का आप ख्याल रखिएगा। कई बार बुक्स में आपके शायद कुछ बुक्स में दिया है, कुछ में नहीं दिया है। ये जो की है ना, एक रीडिंग लेने के बाद थोड़े टाइम तक रुक जाते हैं। आप कहोगे रुके क्यों, अप्लायंस हाँफने लगता है, नहीं ऐसा नहीं है। होता क्या है, जब करंट इसमें पास होती है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि रेजिस्टेंस कुछ वेरी करने लगता है, और हमें वेरिएशन नहीं, हमें कांस्टेंट रेजिस्टेंस पर काम करना होता है ओम्स लॉ के लिए। ठीक है,
तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि फर्स्ट एक रीडिंग लिया, फिर सेकंड रीडिंग लिया, इनके बीच में थोड़ा सा हम पॉज लें, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा 10th के लिए भी और आगे के लिए भी। बिटवीन टू एक्सपेरिमेंट देयर आर सफिशिएंट टाइम इंटरवल, होना चाहिए, होना ही चाहिए एक टाइम इंटरवल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहां पे इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक चार्ट बनाते हैं यहां पे, ठीक है। टोटल अपने पास इस चार्ट में हम कुछ ऐसे बनाते हैं, ये होता है अपने पास सीरियल नंबर, ठीक है, ये सीरियल नंबर है। और यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले एमीटर की रीडिंग, यानी कि चलो एमीटर का सिंबल बना दे रहे हैं और यहां लिख दे रहे हैं करंट आई। यहां वोल्ट मीटर का सिंबल बना दे रहे हैं और यहां वोल्टेज V का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए मिनिमम 3 तो कम होता है, 5 एक्सपेरिमेंट आपको करने ही पड़ते हैं, इससे कम में काम नहीं चलता है, इससे कम में काम नहीं चलता है। यहां पे मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने एक्सपेरिमेंट किया, यहां सेकंड किया, यहां थर्ड किया, यहां फोर्थ किया, यहां 5th और यहां 6th, इतने एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले की को क्लोज किया, यहां जो ही की को क्लोज किया तो देखिए यहां पे जो एमीटर होता है ना, एमीटर ये कहां पे होता है, 0 पे, और ये जो वोल्ट मीटर होता है ये भी 0 पर होता है, वोल्ट मीटर। तो उसके बाद ही तो काम करेंगे, पता चला पहले ही रीडिंग शो कर रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब की को क्लोज करने के साथ हमने यहाँ पे रियो स्टेट होता है यहाँ पे, जिसको कि वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, एक बॉक्स सा बना होता है, आप देख सकते हो रियो स्टेट, ठीक है। वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उससे धीरे धीरे हम क्या करते हैं, चेंज करते जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रियो स्टेट को चेंज करके सबसे पहले यहां देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, यहां पे आ रहा है 0.5 एम्पियर, और ये जो वोल्ट मीटर है ये 0.5 पे चला गया और ये वोल्ट मीटर 2 पे गया, ये हमने क्लोज किया, यहां रीडिंग आ गई 0.5, यहां 2। तो हमने क्या किया, करंट को नोट कर लिया 0.5, ये एम्पियर में है और ये वोल्ट में है, ठीक है ना। और इस समय भी की वैल्यू आ गई 2। मैंने कहा चलो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। हमने इस रियो स्टेट को थोड़ा सा और चेंज किया, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, मतलब इस तरह से बहुत सारे रीडिंग एरो जो बना हुआ है ना, ये रीडिंग है, स्लाइड कराते हैं ऊपर, इसके ऊपर एक स्लाइडर बना होता है जिससे कि रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि आपने फिर की को ओपन कर दिया, मैंने कहा एक रीडिंग के बाद दूसरे रीडिंग में सफिशियंट गैप होना चाहिए, तो सबसे पहले की को क्लोज किया तो ये रीडिंग आई, फिर की को ओपन कर दिया। की ओपन मींस मैंने कल बताया था ओपन सर्किट, की अगर ओपन है मतलब स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तो बल्ब जलता है क्या, और अगर जल रहा है तो भैया टेक्नीशियन को बुला लो क्योंकि प्रॉब्लम है, या तो स्विच आपने गलत ऑफ कर दिया, ये भी होता है कि बल्ब की जगह फैन का स्विच ऑफ कर दो और कह दो यार बल्ब तो जल रहा है, ठीक है। जो भी सर्किट है अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया या की ओपन कर दिया तो सर्किट की वर्किंग बंद, ये होता है, ठीक है। तो इसको क्लोज किया फिर से दोबारा हमने, और अब हम देख रहे हैं कि ये रीडिंग इंक्रीज होके हो गई 0.75 एम्पियर। अच्छा, ये थोड़ा इंक्रीज होके 0.75 पे गई, ये भी इंक्रीज हो गई, और ये इंक्रीज होके कहां पहुंच गई 3 पे। तो जब ये 0.75 आया तो ये क्या आ गया 3 वोल्ट। हमने की को फिर से ओपन कर लिया कि चलो यार सेकंड टाइम से एक्सपेरिमेंट को हमने कर लिया, अब रुक जाते हैं, ठीक है। कुछ समय के लिए रुकेंगे, ये नहीं कि एक आज किया दूसरा कल किया, मुश्किल से 30-35 सेकंड ऐसे। फिर इसके बाद से हमने क्लोज किया की को दोबारा, इस बार की को दोबारा क्लोज किया और रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज किया, तो हम क्या देखते हैं कि यहां पे आ रहा है 1 एम्पियर, 1
एम्पियर तो रीडिंग इसकी होगी, और यहां पे उसी टाइम पे ये आ गया 4, तो ये जब 1 आया तो ये आ गया 4। ठीक है, फिर वही काम उसी को रिपीट करेंगे, की को ओपन कर लिया, फिर रियो स्टेट को थोड़ा चेंज किया, मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस को, फिर की को क्लोज किया। इस बार हम क्या देख रहे हैं कि ये 1.5 एम्पियर, मतलब इसकी रीडिंग को थोड़ी सी और बढ़ा दिया हमने, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे आ गया 6 एम्पियर। तो अब ये 6 वोल्ट 1.5 तो ये आ गया 6, मींस हमारे कहने का मतलब है कि ओम्स के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि धीरे धीरे इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, तो यहां पे वोल्ट मीटर की वैल्यू भी ऐसे ही इंक्रीज होती जा रही है, और इनका इन्होंने चार्ट बनाया। ठीक है, चार्ट बनाया तो कैसे बना ये देखिए, ये है आई और ये है V। ठीक है, तो यहां पे है 0.5, ये V जो है ना ये वोल्ट में है, और ये I जो है वो किस में है, एम्पियर में। 0.5 ये हो गया 1, नहीं ये तो करंट का है, वोल्टेज का ले लेते हैं, 2 वोल्ट, 4, 1 2 3 से करें तो ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा, है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, और यहां पे हम गए तो सबसे पहले आया अपने पास 0.25, फिर आएगा 0.5, फिर 0.75, फिर आएगा 1, फिर आया 1.25, फिर आया 1.5, फिर 1.75, फिर आया 2 एम्पियर। इस तरह से हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहां से हमने ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया, तो देखिए सबसे पहले करंट की वैल्यू कितनी है, 0.5, तो हम सीधे आ गए 0.5। उस कंडीशन में वोल्टेज कितना है, 2, यानी कि ये 2 आ गया, ये, यानी हम क्या अगर लाइन ड्रॉ करें ओरिजिन से तो ये आ गया। ठीक है, फिर हमने देखा ये कितना है, 0.75 थे, कितना आ गया 3, तो हमने इसको 0.75 पे लेके गए और ये आ गया 3, ये है 0.75 एंड 3। तो हमने जब इसको ड्रॉ किया, देखो बनाने में थोड़ी सी हमसे गलती हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ही आता है ये। ठीक है, फिर हम क्या देख रहे हैं, जब 1 आया तो कितना आ गया, 4, ये जब 1 आ गया तो हमने क्या देखा कि ये 4 आ गया, ये कुछ ऐसे, ये। फिर जब ये 1.5 आया तो हम क्या देखते हैं कि ये 6 आ रहा है, कुछ ऐसे। ठीक है, यानी V और I का जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। आप उससे ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, यहां तो मैंने, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था तो मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया, बट अगर आप ये पॉइंट लोगे और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। यही ओम्स ने कहा था। ओम्स ने एक चीज और कही थी जो नॉर्मली ये कुछ आपकी बुक्स में है कुछ में नहीं है, कि अगर फिजिकल कंडीशन को हम कांस्टेंट रखें, फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखें, अब ये आपके दिमाग में आएगा कि यार फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट क्या होता है। तो फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट मींस फिजिकल कंडीशन में क्या क्या चीज आती है, तो फिजिकल कंडीशन में आती है लेंथ, एरिया, टेम्परेचर। इनको अगर हम कांस्टेंट रखें, ओम्स ने कहा था कि V जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा।
अब देखो जो भी हमने आपसे बताया, सबसे पहले लेंथ, ऐसा तो है नहीं रेजिस्टेंस को खींच रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मींस लेंथ को हमने कांस्टेंट रख दिया। अब एरिया क्रॉस सेक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी, ये देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन जो डिस्क की तरह दिखाई दे रहा है, इसको कांस्टेंट रखते हैं। तो एरिया क्रॉस सेक्शन भी रख दिया हमने कांस्टेंट। और टेम्परेचर के लिए हमने आपसे बता ही दिया था कि की को जब एक बार क्लोज करेंगे और नेक्स्ट टाइम क्लोज करेंगे, इन दोनों के बीच में सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, इन दोनों के बीच में सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, करंट के, ठीक है, ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या हो गया, इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज या कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशन मींस लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये है ओम्स लॉ। क्लियर है, फिर सुन लीजिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट देन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। अब हम आते हैं वापस, ये नोट करना है तो एक बार आप नोट कर लो, ठीक है। देखो थोड़ा सा हम लोग स्लो चल रहे हैं और उसकी वजह है, बहुत बड़ा लेक्चर भी मैं नहीं अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि एक तरह से फिजिक्स की शुरुआत है आपकी 9-10 में, आगे जाके काफी टफ हो जाती है सब्जेक्ट फिजिक्स। लेकिन यह है कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यह है कि प्रॉब्लम्स आगे नहीं होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, कई बार आप देखते होंगे 10th में या कहीं पर मार्क्स अच्छे आ जाते हैं बट आगे उन्हें दिक्कत होती है। तो कई बार आप लोगों को लगता है यार हमारे मार्क्स तो इतने अच्छे थे और ये हो गया, फिर लेकिन एक बात और बताएं साथ में, ये चीज ठीक है कि आपके मार्क्स अच्छे थे, सब कुछ हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो मार्क्स उस पर्टिकुलर टाइम के लिए अच्छे थे, उससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आपका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। हमेशा काम ऐसा करो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ब्रेन आपका डेवलप हो, अगर ऐसा है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट जरूरी है बेटा, मैं बार बार बोलता हूं। उसकी वजह क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी पेपर लोग देते हैं, पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि भाई ये बताइए कि अशोक क्या थे, सम्राट अशोक कौन थे, औरंगजेब क्या करते थे, अकबर क्या करते थे, महाराणा प्रताप क्या थे, शिवाजी क्या थे। अब ऐसा थोड़ा है कि वहां जाके आपको बताना होता है, ठीक है। A+B का होल स्क्वायर क्या है ये कहा जाता है, ज्योग्राफी में जापान कहाँ पे है, कहाँ वाल्केनो है, तो ये क्यों बताया जाता है, ताकि आपका ब्रेन डेवलप हो, तो आप काम को और अच्छे से करोगे, अच्छे तरह से चीजों को समझोगे, ठीक है। तो मेरा मानना है कि भाई हम बाद में क्यों करें, अभी से इस पर काम करें और बेटर है, ठीक है। तो इसीलिए चीजों को आप थोड़ा समझिए और काम ऐसा कीजिए ताकि आपका ब्रेन डेवलप हो, हम भी इसी पर कोशिश कर रहे हैं। और ये सब चीजें तभी होगी जब एक एक चीज में कहीं भी कंफ्यूजन ना हो आपके, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन कुछ ऐसी चीज आती है तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ फिजिकल कंडीशन मींस length, area and temperature remains unchanged, then potential difference will be directly proportional to the current, ये हो गया ओम्स लॉ, ठीक है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो आपको भी पता है प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट, और हम लिखते हैं वेयर आर इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो आर हमारा जो है वो कांस्टेंट होगा, लेकिन कांस्टेंट कब होगा आर, जो हमने शुरू में बताया था,
इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I में कांस्टेंट को हटा के हमने क्या यूज किया, रेजिस्टेंस। कांस्टेंट को हटा के हमने क्या यूज किया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी प्रोपोर्शनल साइन को हटा के कांस्टेंट यूज किया। लेकिन ये कांस्टेंट कब होगा, कंडीशन पहले लिख दिया था हमने। कंडीशन पहले क्या लिख दिया था कि फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज, मतलब आर हमारा जो है, आर जो है कांस्टेंट तभी रहेगा जब लेंथ में क्या हो, नो चेंज, लेंथ नहीं चेंज होना चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नो चेंज, टेम्परेचर नो चेंज। अगर ऐसी स्थिति है तो इस केस में ये आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो क्लियर है, हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, V इक्वल टू आई आर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू V अपॉन आई। यूनिट ऑफ R क्या होगा, यूनिट ऑफ V अपॉन आई। तो V की जो यूनिट है वो क्या हो गई, वोल्ट, और I की क्या हो गई, एम्पियर। तो क्या आ गया, वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम बोलते हैं ओम, इसका साइन होता है ओमेगा। और ये जो ओम होता है ये क्या है, इसकी एसआई यूनिट, ओम जो होता है इसकी एसआई यूनिट होगी। तो क्लियर है। अब एक दो चीजें और हैं जो इसमें मैं आपको बता दूं। इसके बाद सुन लीजिए ध्यान से, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज ओम्स लॉ, आप कह देते हो V इक्वल टू आई आर। ऑब्वियसली ओम्स लॉ में एक्सप्रेशन यही आया है। तो अगर पूछा जाए कि इज V इक्वल टू आई आर इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ या करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो आपका आंसर क्या होगा, एस या नो। अगर ये पूछा जाए इज V इक्वल टू आई आर करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो आप मैक्सिमम लोग कहेंगे एस, लेकिन नो, V equal to IR is not a correct definition of Ohm's law. Because of that, it's applicable when physical condition remains unchanged. जब फिजिकल कंडीशन अनचेंज है तभी हम यूज कर पाएंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि V equal to IR is not a correct definition of Ohm's law. क्लियर है, ठीक है, क्योंकि अगर फिजिकल कंडीशन अनचेंज नहीं है तो V equal to IR नहीं होगा भाई, Ohm's law की डेफिनेशन ही नहीं है फिर, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। अब एक चीज आती है बात इसमें, ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर होते हैं जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं। ओमिक कंडक्टर ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर्स फॉलो ओम्स लॉ, नाम से क्लियर है। ओमिक कंडक्टर क्या है, जो ओम्स के लॉ को फॉलो करें, ठीक है, जिन पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, जितने भी टाइप्स के कंडक्टर्स होते हैं सब ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। और इनकी खासियत ये होती है
कि V और I का जो ग्राफ होता है ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। फॉर ओमिक कंडक्टर द ग्राफ बिटवीन V एंड I ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? तो देखो, नॉन ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। ये दो ही चीज है, एक ओम्स के लॉ को फॉलो करेंगे, दूसरे ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ओमिक कंडक्टर फॉलो ओम्स लॉ एंड नॉन ओमिक कंडक्टर डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। तो नॉन ओमिक कंडक्टर में कौन से होंगे? अगर हम बात करें नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स जो होते हैं ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। अच्छा, इसके एग्जाम्पल जो हैं ये अभी आप नहीं पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे। डायोड होते हैं या सेमीकंडक्टर्स जो डिवाइसेज होते हैं, ये आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, अभी आपको बस इसे याद रखना है कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो भी ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते वो सब के सब क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, अब यार एक बात बताओ, अगर ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं तो V और I का जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। और अगर ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, B और I के बीच का जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, यानी क्या होगा, कर्व होगा। एक और एग्जांपल है नॉन ओमिक कंडक्टर के, वो है टार्च का बल्ब। जो टार्च का बल्ब होता है ना, वो भी नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। टार्च होता है ना आपके यहाँ, अब तो खैर एलईडी चलने लगी है टॉर्च में भी, लेकिन अभी भी हॉट फिलामेंट जो लैंप होता है वो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट कर दें। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं हो तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। पूछा जाता है क्या V इक्वल टू I आर करेक्ट डेफिनेशन ओम्स लॉ की? आंसर होगा नो, बिकॉज ऑफ दैट इट्स एप्लीकेबल व्हेन फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं। एग्जांपल, ऑल टाइप्स ऑफ कंडक्टर, सारे कंडक्टर ओम्स लॉ होते हैं, वो फॉलो करते हैं, ओमिक कंडक्टर होते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे डायोड, सेमीकंडक्टर डिवाइस, टार्च का बल्ब, ये सब क्या हो गए, नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, और ओमिक कंडक्टर में ओम्स के लॉ को फॉलो करने की वजह से V और I के ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। जबकि नॉन ओमिक लीनियर बोल सकते हैं इसको। नॉन ओमिक में जब फॉलो नहीं करता तो कुछ भी होगा लेकिन स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। ऐसे कहते हैं ना, हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। हम किस रूल को फॉलो करेंगे ये नहीं बताओ, कुछ भी हो सकता है, बट इसको तो नहीं करेंगे। वही चीज यहां पर भी है। नॉन ओमिक कंडक्टर ये कहता है कि भाई हम सब रूल को फॉलो करेंगे लेकिन स्ट्रेट लाइन को नहीं करेंगे। तो ऐसे हो, स्नेक स्टाइल में कैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बात ये आती है कि रेजिस्टेंस को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं। रेजिस्टेंस को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, तो थोड़ा सा देखिए इसको। देखिए यहां पे, जैसे हमारे पास बात करें रेजिस्टेंस की, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अब आप कहोगे कैसे, तो मान लीजिए कि सबसे एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। ये जो है अपना क्या है, इलेक्ट्रिक पोल है। ठीक है, इस पोल में यहां पे राम का घर है पोल के पास, और यहां पे मान लीजिए रवि का घर है। ये दो लोग हैं। ठीक है, अब राम ने इस पोल से कनेक्शन लिया, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, और रवि के यहां भी कनेक्शन गया इस पोल से।
ठीक है, तो रवि का घर जो है वो राम के घर से डिस्टेंस ज्यादा है। तो क्या देखते हैं कि राम के घर जो लाइट है वो ब्राइट है, और इसके रिस्पेक्ट में इनकी जो लाइट है वो थोड़ी स्लो है, ब्राइटनेस कम है, लेस ब्राइट है। यहां पे बल्ब जो जल रहा है वो लेस ब्राइट है। अब यार रवि महाराज सोचने लगे, यार ऐसा क्यों हो गया, एक ही पोल से लाइट आ रही है, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हमारी सेम टाइप का हम वायर यूज कर रहे हैं, सब कुछ है, ऐसा तो नहीं कि हमारी लाइट हमसे पहले ही खींच ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए V इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, I इंटू आर। तो R इक्वल टू क्या होगा यहां से, V अपॉन I, या फिर I देखें, हमें तो करंट से मतलब है थोड़ा सा, तो I इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, V अपॉन R। मीन्स रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी क्या होगी, करंट कम होगी। रेजिस्टेंस कहां है, डिनोमिनेटर में, तो R को इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगी, डिक्रीज। अब हुआ क्या कि देखिए जो रवि हैं इनके घर के लिए जो वायर है, सेम टाइप का वायर है, उसकी लेंथ ज्यादा है, उसकी लेंथ ज्यादा है। तो लेंथ ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट क्या हो गई, इनकी कम हो गई, इसीलिए इनकी बल्ब में ब्राइटनेस कम हो गई। ठीक है, ये हो गया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा तरीका समझिए, मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस इतना है, चार्ज को यहां से यहां तक जाना है, सेम टाइप का वायर है, इसका रेजिस्टेंस इतना है, लेंथ ज्यादा है, तो चार्ज को केवल यहां से यहां तक ऑब्स्ट्रक्शन मिला, और इसमें क्या मिला, यहां से यहां तक। लेंथ जितनी ज्यादा होगी, जैसे मान लीजिए कि आपको गाड़ी से ही जाना है, बीच में कस्बा पड़ा 1 किलोमीटर का, और उसी टाइप का एक और कस्बा पड़ा 2 किलोमीटर का, अप्रॉक्स पॉपुलेशन डेंसिटी सेम है, तो जो 1 किलोमीटर के क्रॉस करने में और 2 किलोमीटर को क्रॉस करने में आपको प्रॉब्लम कब ज्यादा होगी, जो 2 किलोमीटर वाला होगा उसको क्रॉस करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, होनी भी चाहिए। सेम कंडीशन यहां पर भी है, चार्ज को जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता है, और R क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ऑब्वियसली यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो पहले जो वायर है उसकी थिकनेस केवल इतनी थी, अब इसी वायर की थिकनेस बढ़ा दिया हमने, तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा आसानी से जाएंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आपने देखा होगा नेशनल हाईवे जो बनता है ना 4 लेन, तो गवर्नमेंट कहती है अभी 4 लेन है, बाद में हम 6 लेन तक इसको कर देंगे। क्यों भाई, क्योंकि पता है कि बाद में ट्रैफिक बढ़ेगा, तो ट्रैफिक बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ाने के लिए, रेट ऑफ फ्लो बढ़ाने के लिए, करंट को बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लेन्स बढ़ानी पड़ेगी, यानी एरिया बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो रेजिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंड किया, एक एरिया पर और एक लेंथ पर, और एक टेम्परेचर है तो हर जगह आ जाते हैं। तो रेजिस्टेंस टोटल 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, एरिया पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एज्यूम कर लें कि ये है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो यहां से क्या होगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यहां भी आ गया प्रोपोर्शनल साइन, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I में आया था, तो उसको R को लाके उसको किसी तरह हटाया, यहां पर फिर आ गया प्रोपोर्शनल साइन, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब हम क्या करेंगे, तो यहां प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम एक यूज करते हैं जिसको कहते हैं रेजिस्टिविटी रो L बाई A, ये अपने पास होता है। ठीक है, जहां रो को हम क्या बोलते हैं, रो कांस्टेंट है, रो इज द कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगर हम यहां से देखें, थोड़ा सा और अच्छे से आपको बता दें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अच्छे से लिख लें, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या लिख सकते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A।
अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए रो यूज करते हैं जो कि कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो और रो इक्वल टू क्या हो गया यहां से आर, अगर हम देखें तो ए अपॉन एल। तो इसकी यूनिट भी देख लें, यूनिट ऑफ रो इक्वल टू यूनिट ऑफ कितना आर ए अपॉन एल, यानी कि आर का क्या हो जाएगा यहां पे ओम, ए का मीटर स्क्वायर और एल का मीटर, तो देखो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई ओम मीटर। ठीक है, अब एक दो चीजें और इसमें छोटी छोटी चीजें बता दें आपको। अब आप समझिएगा, आर इक्वल टू है रो एल बाई ए, ये आपको याद रखना है, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो अगर कंडीशन क्या हो, इफ ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड एल इक्वल टू 1 मीटर, तो रो इक्वल टू क्या होगा आर 1 अपॉन 1, यानी रो इक्वल टू आर, यानी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, resistivity is numerically equal to resistance for a wire of unit area cross section and unit length। यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन और यूनिट लेंथ का अगर वायर है तो रेजिस्टिविटी हमारी न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस के। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आप अच्छे से याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस जो है ना, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे और टेम्परेचर पे। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है ना, वो केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। जैसे मान लो ये वायर है, इस वायर को खींच दिया आपने, रेजिस्टेंस चेंज, इस वायर को डबल कर दिया, रेजिस्टेंस चेंज, इस वायर का टेम्परेचर चेंज किया, रेजिस्टेंस चेंज। लेकिन इस वायर को चाहे खींचो, डबल करो, टुकड़े टुकड़े कर दो, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो तो रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी केवल और केवल टेम्परेचर के ही चेंज करने पर होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और ये सारी चीजें हैं, तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।